Hello everyone, welcome to the trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our JIB संकल्प सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ JIB. अगर हम बात करते हैं एफएम की तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेक्चर नंबर 16 टुडे एंड वी आर कवरिंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, a topic which is frequently asked in the examination not only from the point of view of theory but also from the practical side. So I'll be covering the methods in this particular session today which are quite important because it differentiates between the discounted and non-discounted methods. And yes, we're going to cover it through the numerical portion as well. And by the end, I'll be talking about the PYQs. अब ये सब अगर आप देखना चाहते हैं कि पेपर में किस तरह के PYQs आए हुए थे और साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से मेथड्स और मुझे कैसे पता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल थिंग्स विच आर बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस. आपके एग्जामिनेशन का एनालिसिस पिछले 5 बार का आपको दिख सकता है by just going through the link given in the description. उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाएंगे तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा जहां से आप ये पिछले 5 पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं इन द पीडीएफ फॉर्म एब्सोल्युटली फ्री, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस जगह से कैसा पेपर आता है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन ना, तो जितनी जल्दी हो सके इसको डाउनलोड करके अपने पास संभाल जरूर लीजिए. एंड इफ यू समवन जो प्रिंट करते हैं तो प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे ये जानने में कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन एनालाइज वेल कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं. सो लेट्स बिगिन विद द पर्टिकुलर सेशन एवरीवन. आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की. बट व्हाट इज एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है? ये ना आपका बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक है. मतलब आप बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसको ना एक बार समझेंगे कि वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट है और आप देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है. अगर चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं है फिर हमें कोई भी फायदा नहीं है. अगर चीज प्रॉफिटेबल है तो हमें फायदा है. इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट्स एंड द बेनिफिट्स. ये कहते हैं कि आपको हेल्प करता है कॉस्ट और बेनिफिट निकालने में भी. तो ऑर्गेनाइजेशन को ना थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है इस चीज़ को लेकर कि क्या करना है कैसे करना है. तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आपको समझने में बहुत हेल्प करते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि आप कहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कहते हैं कि हम ना प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, आपको उस पैसे से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट में कितनी एंटिसिपेटेड इनकम है, वो सब चीजें देखकर ही फैसला लिया जा सकता है ना कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्थ इट है टू हैव द रिस्क और नॉट. राइट. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. इसके ना एक्चुअली दो मेथड्स हैं. वन इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड वन इज नॉन डिस्काउंटिंग. सी, डिस्काउंटिंग नॉन डिस्काउंटिंग का मेजर डिफरेंस क्या है? हमारी बुक पहले तो डिस्काउंटिंग मेथड्स देती है बट इस पर्टिकुलर सेशन में आई विल बी कवरिंग द नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स फर्स्ट, सो दैट ना मैं बुक की सीक्वेंस में आपको चीज़ दिखा दूंगी. बट हाँ, मैं पहले आपको नॉन डिस्काउंट मेथड्स करवाऊंगी बिकॉज देखिए होता क्या है. मैं आपको कह रही हूँ कि 100 रुपये आपको आज मिल रहे हैं और 100 रुपये आपको अगले साल मिलेंगे. सो जो नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स हैं वो कहते हैं ठीक है 100 रुपये आज मिल रहे हैं, 100 रुपये अगले साल मिलेंगे, 100 रुपये से अगले साल भी मिल रहे हैं. मैंने बोला हाँ जी, तो ठीक है. अब आप देख रहे हो चीज़ को एज 300 रुपीज़ इन द नॉर्मल वे. लेमैन यही देखते हैं ना कि अच्छा मैंने प्रोजेक्ट में इतने लगाए थे मुझे इतने आ रहे हैं. ये तो बिल्कुल बेसिक नॉर्मल चीज़ चलती है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिस्काउंटेड मेथड्स कहते हैं कि ये चीज गलत है. आज है, आज प्रेजेंट इज योर जीरो ईयर. जीरो ईयर पर तो 100 रुपये 100 रुपये ही है. लेकिन अगर ये अगले साल जो आपको आने वाले 100 रुपीज हैं, वही रुपए आप आज लगाते हो, उस पर इंटरेस्ट आना था ना. आपका तो एक तरह से इंटरेस्ट मरा है बिकॉज वो एक साल बाद 100 रुपये आ रहे हैं. दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो टेक्निकली वॉट यू विल बी रिसीविंग 100 रुपीज इन द नेक्स्ट ईयर इफ यू इंक्लूड द इंटरेस्ट, तो वो वैल्यू कैसे होती? 100 अगर बन रही है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, मे बी आपने 95 रुपीज लगाए हों जो अगले साल बढ़कर 100 रुपीज बन रहे हैं. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए ना. आप इसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? और यहाँ पर तो 2 साल का आपको इंटरेस्ट आया है तो जाकर 100 रुपीज बने होंगे. तो कहते हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली मे बी आपने 92 रुपीज लगाए हैं. तो अगर आप देख रहे हो आज के इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी बताइए? दैट गोज आउट टू बी 287 रुपीज. कहने को हमें 300 रुपीज आ रहे हैं ओवर द स्पैन ऑफ
2 years, मतलब आज 0 ईयर है, आज ही 100 रुपीज दे देंगे और बाकी आगे चलेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे 0 ईयर के अंदर हम लोग उसे कंक्लूड नहीं करते, बिकॉज 0 ईयर पे तो पैसा लगता है। बट आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जाम्पल कि कोई चीज आज मिल रही है और अगले 2 साल में मिल रही है, उसका फर्क क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हम मोटा मोटा मैं आपसे बात करी थी तो वहां पर था 300 रुपीज, यहाँ पर कहते हैं नहीं, प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यूएशन थोड़ी डिफरेंट चलेगी। आइडली ना हम अगले जो 2 साल है इनकी वैल्यूएशन को पिक करते हैं, इस साल को हम पिक नहीं करते, जो कि 0 ईयर पे तो सब कुछ जीरो ही है। इस पे तो नॉर्मली आप पैसा लगाते हो ताकि अगले सालों में पैसा है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको एक तरफ कहा जा रहा है कि 200 रुपए आपको अगले 2 सालों में मिलने वाले हैं, बट द फैक्ट इज कि वो 95 एंड 92 है ना, तो दैट डजंट मेक 300 रुपीज और समथिंग। यहाँ पर 187 पर आकर आपकी ये जो पूरा सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है कि ठीक है, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल लगते हैं 187 रुपीज जो हमको मिलने हैं, नॉट 200। सो दिस इज हाउ दे डिफाइन दिस स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ कम्स इसकी बेसिक असम्पशंस क्या है। कहते हैं कैश, बट हाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर ना आप अगर इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज करते हैं, डजेंट मैटर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप के सूटेबिलिटी किसमें, डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप जैसे बेसिक असम्पशंस ये हैं कि इन कैश फ्लोज के अंदर सर्टेनिटी, अगर सर्टन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती, अदरवाइज जो आपने डिसीजन मेकिंग करी होगी ना वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। और एक पर्टिकुलर असम्पशन जो इसमें इनको लेकर चलनी पड़ती है वो है कि देर इज नो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन एग्जिस्टेंस वैसे तो रहेगी ही रहेगी, बट अगर आप इसमें प्रोजेक्ट्स के अंदर कैलकुलेशंस निकालते हैं ना तो उस समय पर हम इन्फ्लेशन को इसमें इंक्लूड नहीं करते। दैट्स जस्ट अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग इट दैट वे। अब पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, बट मैं आपको ये स्किप करवाकर पहले मैं आपको सेकेंड मेथड करवाऊंगी, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। इनमें से न्यूमेरिकल भी बन जाता है, इनमें से थ्योरी भी बन जाती है। अगले दो जो डिस्काउंटेड मेथड्स हैं वैसे तो वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, बट पिछले कुछ टाइम में इसको थ्योरेटिकली ज़्यादा पूछा जा रहा है। आई बी टेलिंग यू अबाउट बोथ द मैनर्स अल्टीमेटली, क्योंकि पता नहीं होता पेपर में ये किस तरीके से डाल देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के अंदर सबसे पहला आता है पे बैक पीरियड मेथड। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कितने समय में आपके पैसे वापस आपके पास आ जाते हैं। वापस आ जाना यानी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली शायद ये चाहती होगी कि जितनी जल्दी हो सके पैसे ना हमारे पास वापस आ जाएं। वी कैन नॉट हैव एनी डीले। इट इज़ बेटर दैट वॉट एवर मनी वी आर स्पेंडिंग दैट पर्टिकुलर मनी वो हमारे पास जितनी जल्दी वापस आ सके हमको उतना सुख है। ठीक है, हो सकता है दैट माइट बी बिकॉज उनके लोन्स उन्होंने बहुत हेफ्टी उठाए होंगे, उस प्रोजेक्ट में लगाने ही होंगे। और इसकी एक प्रॉब्लम है, पे बैक पीरियड यानी कितने समय में आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे, बस उस पैसे की रिकवरी तक की ही कहानी है। उससे ऊपर की कहानी तो ये नोट ही नहीं करता कि क्या पता उसके बाद और पैसे आए, वो ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है ना। नाउ कम्स द स्पेसिफिक एरिया ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की, सो हाउ कैन दिस बी डिफाइंड, दैट इज इट मेजर्स द टाइम बिफोर द रिसीट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर इनफ टू पे बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने 1 लाख रुपीज लगाए हैं तो कितने समय में मेरे पास पैसा आएगा और ये पैसे जो मैंने लगाए हैं ये रिकवर हो जाएंगे। द बेंचमार्क पे बैक पीरियड इज डिसाइडेड एंड द प्रोजेक्ट्स विद लॉन्गर पीरियड्स आर स्क्रैप्ड, क्योंकि इसको ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमारा पैसा वापस आए। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमको पैसा लेट रिकवर हो रहा होगा ना, कहते उसमें हमने पैसे नहीं लगाने। देन अपॉर्चुनिटीज जिनकी लेसर पे बैक होती है वो कहते हैं वो सही है, क्योंकि आप ना कई बार पैसा ब्लॉक करते हो, मतलब आपके पास पैसे होते हैं लेकिन आपको वो 3-4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाने हैं इकट्ठे। जैसे 10 लाख रुपीज हैं, यू हैव टू स्प्लिट इट अप अमंग द 3-4 प्रोजेक्ट्स दैट यू आर हैविंग, ए बी सी एज वेल एज डी। तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो सकता है वो रिकवर कर लिया और उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ फिर हम मूव कर पाएंगे। तो यू कैन बी जस्ट वेरी आई वुड से चूजी इन दैट पर्टिकुलर थिंग, और क्लैरिटी से आप चूज भी कर पाएंगे। नॉट ओनली एनीथिंग एल्स, यू कैन चूज इन प्रॉपर क्लैरिटी कि आपको करना क्या है। ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि पे बैक पीरियड कहता है कि बस आपका पैसा रिकवर हो जाए। अब ये नहीं है ना कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है उससे अगले 2 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद इस प्रोजेक्ट से बहुत कम कम पैसा आएगा। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो बिगनिंग में स्लो है, पहले 4-5 साल तो आपके पैसे लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन जैसे ही आपका पैसा शुरू होगा फिर अगले 20 साल तक वो देगा।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पे बैक पीरियड तो बस ये सोच रहा है कि जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो जाए। तो ये पर्टिकुलर मेथड के अपने फायदे हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। इसके नुकसान क्या है, अगेन एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं काउंट कर रहा, फिर ऊपर से चॉइस ऑफ पे बैक बेंचमार्क इज आर्बिट्रेरी। आप बेंचमार्क जो भी आप सेट करते हो कितने सालों में पैसा रिकवर होना चाहिए, वो आपकी इच्छा है, वो डिफाइंड नहीं है। ओनली कैश फ्लोज कंसिडर्ड आर दोज दैट फॉल इन द पे बैक पीरियड। सिर्फ वही काउंट होंगे जो पे बैक पीरियड तक काउंट होते हैं। मतलब वही बात आ गई ना, बस आपने अपना पैसा रिकवर किया और आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। जबकि कितनी गलत बात है, क्योंकि कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स पैसा बहुत धीरे धीरे रिकवर कराते हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट चलते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा ही पैसा देते हैं। By demanding faster payback, companies might build a bias towards risky projects. Again वही आ गई ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि वो फास्टर पेबैक जिसमें हो रहा होगा, वो ये देख ही नहीं रहे कि वो उसमें रिस्क ज्यादा है कि नहीं है, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है कि नहीं है, लेकिन बस हम ये देख रहे हैं कि भगवान ये तो जल्दी से पैसा वापस आ रहा है, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये इसका एक डेफिनेटली शॉर्ट साइटेडनेस तो मैं कहूंगी कि जो आपको पे बैक पीरियड में देखने को मिलती है। दैट्स वन पर्टिकुलर रियलिटी रिगार्डिंग द पे बैक पीरियड। नाउ कम्स, इसका एक क्वेश्चन करें। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ना एक पहले बेसिक क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें कहते हैं यूनिफॉर्म कैश फ्लोज, फिर ये वाला भी कराती हूँ। एक होता है यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। जैसे मान लीजिए मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यही थी, मैंने 1 लाख रुपीज लगाए हैं, और पर एनम हमको लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 तो दे देगी। मैं कितने समय में अपना इसको प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा रिकवर कर लूंगी? आप कैसे बताओ कि मैम 1 लाख रिकवर करना है तो 15 to 2 में हो जाता है। इसका मतलब 1 लाख रुपए अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आप एक साल में 50,000 कवर करते हो, तो विद इन 2 years आपका तो फुल पैसा रिकवर है। ठीक है ना? दिस इज व्हेन यू हैव यूनिफॉर्म कैश फ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप इनिशियली पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको आप न्यूमरेटर में रखें, और एनुअली जो आपका कैश फ्लो आता है वो आपका आता है फिर डिनोमिनेटर में। मेकिंग इट हेयर, इसका यूनिफॉर्म कैश फ्लोज अगर होगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। अब अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि ये एनुअल कैश इनफ्लोज नहीं है, मतलब हर साल आपको सेम अमाउंट नहीं आना, फिर तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्लस प्लस करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन से ईयर में पूरी रिकवर हो रही है। तो पे बैक पीरियड हम कैसे डिफाइन करते हैं? पे बैक पीरियड गोज लाइक दिस। पहले आपका इनफ्लो है 20, फिर है 30, फिर है 50, फिर है 30, फिर है 20। आप कितने सालों में अपना 1 लाख रुपीज रिकवर कर रहे हैं? इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जैसे फर्स्ट ईयर में इट इज 20, सेकेंड ईयर में इट गोज अप टू 50, और थर्ड ईयर आते आते इट इज नाउ 1 लाख। हो गया ना? तो टेक्निकली आपके पास क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के अंदर आप कहोगे कि 3 साल के अंदर अंदर मेरा पूरा पैसा रिकवर हो रहा है। जब 3 साल में हमारा पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा इस केस में पे बैक पीरियड कितना है? इसके हिसाब से मेरा पे बैक पीरियड रहा एग्जैक्ट 3 इयर्स। और अब यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर तो 2 इयर्स में रिकवर हो रहा है। अब यहाँ देखिए, इनिशियली अगर सेम सिचुएशन पे जाएं, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, आपने बोला कि 50-50 करते करते हमारे पास वो 2 साल में रिकवर हो गया। यहाँ पर आपका 3 साल में रिकवर हुआ, बट उसके बाद आपने फिर फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी अर्निंग करी है। पे बैक पीरियड आगे वाली फर्दर अर्निंग को तो काउंट ही नहीं करता। अगर वो करता तो दिखता कि इस प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा था, इसमें कम था। तो ये वाली चीज होती है कि पे बैक पीरियड फॉलो करता है कि जिसमें आपका टाइम टेन्योर टू रिकवर द फंड कम है वो बेहतर है, और जिसमें टाइम टेन्योर टू रिकवर द फंड लंबा है वो अच्छा नहीं है। देन कम्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
जिसे हम ARR भी कहते हैं, मतलब कितने समय में आपका लगाया हुआ पैसा बढ़ता है। ये प्योर अकाउंटिंग वाले फॉर्मेट पर चलता है। सबसे पहले आप उठाओगे आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रोजेक्ट के अंदर 4-5 ईयर्स का आपके प्रॉफिट अलग अलग दिए हुए हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट का भी आपने यही करना है, जो आपके पास ओपनिंग में दी है और जो आपके पास क्लोजिंग में दी है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। में होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वो मीन होता है ना, किसी भी चीज का मीन हम लोग नॉर्मली यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ अकाउंटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड ड्यूरिंग द ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। जो भी आपका उसका आपका प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको जितने रुपए हर साल एवरेज ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। एवरेज इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो होती है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। लेकिन अगर याद रखिए, अगर सिर्फ क्लोजिंग दी हुई तो क्या करेंगे, कहते हैं सेम ही लिख देंगे, नहीं, तब आप उसका भी हाफ करोगे, क्योंकि आपको ये माना जाए कि वही ओपनिंग है और वही क्लोजिंग है। देन कम्स द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ इट्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जब आपकी देखिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी एक स्पेसिफिक अमाउंट, लेकिन अगर उसको उससे अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, तो वही वो उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा ना। अगर प्रोजेक्ट में आपको एक बेनिफिट दिखेगा, तभी आप बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट करना है। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं करना मेरे को ये प्रोजेक्ट। ठीक है ना। अब इसके भी नुकसान ये है, ये टाइम वैल्यू मान कर नहीं देखता, ये अपनी तरफ से चूज करता है कि कितने रुपए लगाने कितने नहीं। फिर अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है, वो नॉन कैश चीजों को भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये बोलता ही नहीं कि कैश प्रॉफिट की नॉन कैश प्रॉफिट। ये तो कहते हैं कि बस रिटर्न देख लो आप अपनी। और कंसिस्टेंसी, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हर बार सेम नहीं रहती, मेथडोलॉजीज में चेंज आ जाता है समय के साथ में। ये वाली चेंजेस इज वेरी वेरी नॉर्मल, और ये उसको पिक नहीं करता। और आर्बिट्रेरी कट ऑफ है, मतलब आप अपनी तरफ से चूज करोगे कि इससे कम पर तो मैंने काम नहीं करना, इसके ऊपर मैंने जाना नहीं, तो वो आपका ना जो पूरा आप कह सकते हो वर्किंग है ना, उसको डाउन कर देता है। अब इसके कुछ फायदे भी तो होंगे अगर इतने नुकसान है। एक तो ये मेथड इजी है, और ये मेथड जो है, ये आपकी ना इनकम की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको चेक करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपको कहता है ना परसेंटेज में बता दो तो सामने जल्दी समझ में आता है। और जैसे मानते हैं कि कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन, किसी को पैसे थोड़ी देती हूँ कि मेरा फोन अब यूज होते होते 2 साल हो गए तो बेचारे पे स्क्रैच पड़ गए हैं, वो पैसा मैं किसी को नहीं दे रही, बस मेरे को ये पता है मेरे फोन की वैल्यू कम हो गई है, तो वो एज एन एक्सपेंस जो है, वो यहाँ पर अलग से बुक होता है। और फिर हम बोलते हैं कि जो बच गया, देखिए पैसे किसी को नहीं दिए, लेकिन मेरा फोन की वैल्यू तो कम हो रही है ना, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में यूज कर रही हूँ, तो आप ना उसको एज एन एक्सपेंस बुक करो, और जो प्रॉफिट आएगा वो आपका कम होगा। कहते हैं हाँ जी प्रॉफिट कम होगा, तो कहते हैं इसी कम प्रॉफिट पर ही मैं टैक्स दूंगा, मैं और किसी चीज पर टैक्स नहीं दूंगा। ये चीज आती है हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। सो लुक एट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट विद द लाइफ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की उसकी लाइफ स्पैन है, और कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट की है 16 लाख की। पहले तो हम क्या निकालें, एवरेज इन्वेस्टमेंट। वो कैसे निकलेगी, 52,000 प्लस 56,000 प्लस 59,000 प्लस 57,000। अब क्योंकि ये 4 साल हो गए पूरे, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। दिस गिव्स मी 52,000 प्लस 56,000 प्लस 59,000 प्लस 57,000 एंड डिवाइडेड बाय 4। दिस गिव्स मी, मेरा एवरेज प्रॉफिट है 56,000। अब क्योंकि इन्होंने हमेशा बोला है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लेनी, अब वो, अच्छा ये सॉरी, इसको ना बोलेंगे हम, ये एवरेज प्रॉफिट है और ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली आपके कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, अब यहाँ पर कह रहे हैं 16 लाख। अब ये नहीं बताना कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो आप एज इट इज 16 लाख लिखेंगे और इसी का ही हाफ कर देंगे, विच गिव्स यू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8 लाख। ठीक है ना। तो टेक्निकली इसके अंदर हमारे पास ये दो टर्म्स आती हैं, 8 लाख एंड आपका 8 लाख का इन्वेस्टमेंट बुक होगा, और 56,000 का आपका प्रॉफिट बुक होगा, और फिर आप परसेंटेज निकालेंगे। तो यानी आप बोलेंगे 56,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख आएगा यहाँ। ठीक है ना।
अब यहाँ पर अच्छा सीधा ही आ रहा था तो 7% के हिसाब से आ गया। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपकी यहाँ पर आ रही है 7%, विच इज़ बेसिकली द आंसर इन दिस एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये आ रही है कि मेरा क्या मन था, अगर मैं चाहती थी कि 15-20 आता और ये मुझे कम दे रहा है, तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा इनकम दे रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर मान लूंगी कि मेरे पास पैसा आ रहा है, इस प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है। तो आपको इस चीज पे बड़े ध्यान से चूज करना होता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज प्रोजेक्ट्स। एंड देन कम्स द सेकेंड एरिया, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। जैसे अब यहाँ पर है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आपकी ना प्रेजेंट कैश फ्लोज को कंपेयर करता है, ठीक है, विद एक्सपेक्टेड, अभी फ्यूचर में कितने पैसे और आने हैं, और आप उस फ्यूचर के पैसे की आज की वैल्यू निकाल लेते हो। तभी हम यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं। कंपाउंडिंग क्या होता था याद है? दैट इज P1 + R रेज टू पावर n। आप अगले अगले साल को इंक्लूड करते थे, यहाँ पर आपको अगले अगले साल की इनकम पता है, आप कहते हो मुझे इस पर्टिकुलर जो पैसे कल को आने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू आप मेरे को निकाल कर दो। तो यहाँ पर टेक्निकली आप प्रिंसिपल के साथ रेट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको उसको डिवाइड करना होगा ताकि उसमें से वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन निकले। आपको पता चले आज इस पैसे की वैल्यू कितनी है। जब अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास अगले साल 100 आएंगे, फिर उस साल भी 100 आएंगे, अगले साल भी 100 आएंगे, अब ये इतने इतने रुपए जो मेरे पास आ रहे हैं इनकी आज की वैल्यू कितनी है? क्या मैंने उतने का ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है या मेरे को ज्यादा पैसे लग रहे हैं उस चीज के अंदर? इस चीज पे मुझे क्लियर होना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज उठाता है और आउटफ्लोज उठाता है टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो पैसे आपके इनिशियली लगे हैं उसके हिसाब से। और ये इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखिएगा, एनपीवी हैज टू बी पॉजिटिव टू टेक अप द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट तभी लिया जाएगा, और अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स होंगे तो जिसका हाईएस्ट होगा एनपीवी उसको पिक करेंगे। तो यहाँ पर आप इन एक्चुअल ये कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पर आपको जो भी फ्यूचर वैल्यू दी हुई है आप उससे अगर इंटरेस्ट को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रॉ फॉर्म ऑफ दैट स्पेसिफिक फॉर्मूला, कि बेसिकली इसमें वो करते क्या है। डन। तो ये चीज आई हमारी यहाँ पर। अब ये कहते हैं एस्टिमेटेड ऑल द फ्यूचर नेट कैश फ्लोस। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एनपीवी मेथड यूज कर रही हूँ, मेथड अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा फ्यूचर के आपकी कैश फ्लो की एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट वाली सिनेरियो पे, तो वो सही बैठेगा। और जब आपको लगता है कि ये दिख रहा है आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल गई, आप कहते हो कि आज अगर मैं पैसे लगाने को बोल रहे हैं तो मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है, अगर फ्यूचर में मेरे पैसे आने की बात हो रही है तो वो तो मेरे को 1,50,000 दिख रहा है, तो बोलेंगे कि आज ही पैसे लगाऊं और आज ही पैसे मिल जाए। तो उसके हिसाब से यू आर मेकिंग गुड, क्योंकि 50,000 का तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप सारी प्रेजेंट फिगर्स निकालोगे, उसके बाद इनिशियल कॉस्ट को उसमें से माइनस किया जाता है। सो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, अब देखिए हम जैसे कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, कैन यू सी ये लोग डिवाइड करते हैं उस 1+ रेट से। जितने साल आप आगे चले गए, जैसे 5 इयर्स के आपने आगे की इनकम दिखा रखी है, तो उतने ही साल आपको पीछे आना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिविजन टू फाइंड आउट उस सारे रुपए की जो आपको आने वाले सालों में आने हैं उसकी आज क्या वैल्यू है। दैट इज एनपीवी मेथड। देन इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये वाला मेथड भी बहुत वाइडली यूज होता है। बेसिकली ना एनपीवी से ज्यादा प्रैक्टिकली यूजेज इसकी है, लेकिन थ्योरेटिकली ज्यादातर एनपीवी बताया जाता है ताकि फिजिबिलिटी समझ में आए। क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। कहते हैं जितने रुपए आप लगा रहे हो, आपका अगर सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न होगी उस पे क्या होगा, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। कहते हैं ढूंढो कि कौन सी परसेंटेज है, इसमें बताते नहीं है कि ये वाली परसेंटेज पे लगाकर निकाल दो। वो कहते हैं आप ढूंढो कौन सी ऐसी रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये जीरो आ रहा होगा तो याद रखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये जो आप चाहते हो, ये ऑर्गेनाइजेशन से आपका मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दिस केस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट दे आर गिविंग, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज जो आप चाहते हो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज वॉट एवर इज द ऑर्गेनाइजेशन गिविंग यू, इफ इट इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर तो फायदा है, बिकॉज अगर आपकी रिटर्न अच्छी हैं और आपका पैसा कम लग रहा है फिर तो आप बोलोगे दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ इट। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो आपको जो पैसे देने हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी देने हैं, डेट देने हैं, आपको उससे ज्यादा महंगा पड़ जाता है, तो कहते हैं फिर उस प्रोजेक्ट को कभी नहीं उठाना। और अगेन आईआरआर मेथड थोड़ा ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द मेथड ऑफ एनपीवी।
ठीक है. So this is all the specific methods which are there in all your examination a lot. तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर. एक होता है टॉपिक, उसको बोलते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन. अगर मैं अकेली लोन लूंगी ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार. अकेले लोन लेने में प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार उस अमाउंट बहुत ज़्यादा हेफ्टी होती है. तो क्या होता है कि एक जो मेन बैंक होता है ना, वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, दूसरे बैंकर्स को इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ. उसे ये कहते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन. जो मेन लीड बैंक होता है फिर वो आपको लोन डिस्पर्स करवाता है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, वो आपका सिंडिकेटेड लोन्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन इसकी फंडिंग, इसकी कम्युनिकेशन के साथ में जुड़कर वो बैंक बाकी बैंक्स के साथ में उसको रखता है. तो लोन सिंडिकेशन आपको दो या दो से ज्यादा लेंडर्स के अंदर देखने को मिलता है. जब एक या एक वन लोन फॉर अ सिंगल बोरोवर, एक सिंगल बोरोवर की जो बात कर रहे हैं, और उसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो एक बैंक जो सब कुछ देखता है उसे लीड बैंक कहा जाता है. और लीड बैंक डज द लाइजन वर्क, यही सारा काम करता है इन टर्म्स ऑफ सैंक्शनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. और नॉर्मली जो लीड बैंक है ये सिंडिकेशन फी चार्ज करता है इसके लिए. दिस इज कॉल्ड सिंडिकेशन. देन सिंडिकेशन के बाद आता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो है कम्स द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरीवन. एनपीवी के ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. बताइए इसका क्या होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ एनपीवी. सबसे पहले सेटिंग अप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अभी मैंने आपको बताया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो अलग फॉर्मूला है और एनपीवी अलग, दोनों डिस्काउंटिंग के फॉर्मूलाज है लेकिन डिफरेंट है. देन इज डिस्काउंटिंग ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज. अगर आप फ्यूचर के सबको आज प्रेजेंट पर नहीं लाओगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली गलत जा सकती है, तो वो तो आपको करना ही पड़ना है. देन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, वो तो आपको निकालना ही है. जब तक आप यही नहीं निकालोगे कि फ्यूचर में कितने रुपए आएंगे, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे. और सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों को. नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ माइनस होगा. ग्रॉस इज बेसिकली सब कुछ ऐड अप करी जाओ, और नेट इज उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा. तो यही माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू निकलती है. अगर आप ये पता करना चाहते हो कि आपके हिसाब से ये डिस्काउंटिंग करके आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन कौन सी है, तो वो आईआरआर है. द आंसर इज ए. ये बुक में आया हुआ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. Which among the following is incorrect in respect of infrastructure projects. क्योंकि इसमें हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि कौन सी बात गलत है अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. इट हैज लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन. इट हैज अ वेरी लॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन. नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा. देन इट हैज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. और it has a high debt equity ratio. The risk involved is less as the funds are employed for लॉन्ग टर्म. वैसे तो अगर हम इसका बेसिक बात करते हैं ना, कौन सी चीज गलत है इसके बारे में, वो है द रिस्क इन्वॉल्व इज लेस. देखिए रिस्क ज्यादा होता है जितना ज्यादा लंबा लोन होता है, जितने टाइम बाद पर्टिकुलर पर्सन ने पे करना होता है. सो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज निकल आए, तब जाकर वी कैन से कि हाँ चीज नेगेटिव जा रही है कि पॉजिटिव जा रही है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खुद में पता है कितने रिस्की होते हैं. आप सोचिए अभी जिस तरह से अभी बाढ़ वगैरह आ रही है, तो जो डैम्स है, अगर किसी डैम को डैमेज हो गया तो कितना मेजर प्रॉब्लम है उस चीज का. तो रिस्क तो आपका बढ़ता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, शॉर्ट टर्म तो रखते नहीं. तो ये रिस्क इन्वॉल्व कम होता है लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं होता. सो दिस इज योर the two questions from our PYQs. So this is it everyone. I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. If it was तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर. Let me take you to our website. दिस इज़ आवर वेबसाइट, जहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं. आप चाहें तो मास्टर कोर्सेज से परचेज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स, यहाँ पर कंसेप्चुअल नोट्स हैं, आपके पास में PYQs हैं, मॉक टेस्ट है, सब कुछ है. यूनिट वाइज भी मॉक टेस्ट है, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी है. और पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारे इसमें आपको सॉल्व मिल रहे हैं, लेकिन किस में, लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स दोनों के अंदर. बस फर्क ये है कि लाइव क्रैश कोर्स इज कम्प्लीटली लाइव, और ये अभी 120 आवर्स के लिए आपके सेशन लगेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. जबकि मास्टर कोर्स आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए रखते हैं, और बाकी सब कुछ आपको इसमें सेम मिल जाएगा. और लाइव क्लास इसमें होती है लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं. और डोंट फॉरगेट टू यूज द स्पेसिफिक कोड्स गिवन ऑन आवर वेबसाइट edutap.in. अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना बेस जरूर बनाएं. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.